तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद दिस चिल्ड्रन। लॉ ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, हमारा जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पहले एक कानून बनाया गया, और इस कानून के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये एग्जिट कर गई, और उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनको क्या मिली? एंट्री। पता है ना, डेमोक्रेसी में हर चीज कानून से चलती है। छींकना भी है तो उसका भी कानून है, किसी ने मधुमक्खी मार दी तो उसका भी कानून है, क्योंकि कानून का मतलब लिखी हुई चीजें जो सबके लिए एक स्टैंडर्ड है। आई रिपीट, सबके लिए एक स्टैंडर्ड है। तो एक ऐसी मशीन, जितनी शर्ट एक साइज की सिलोगे, 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा। लोकल छाप टेलर नहीं है, पिछली बार शर्ट टाइट बना दिया था, इस बार लूज बना दिया है। सो सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना बच्चों, तो आपको एक यहां पे कंफ्यूजन भी होगा, सर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है कि लॉ बड़ा है? दोनों बच्चों अलग अलग है। फाउंडेशन है, उसके ऊपर 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, तो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बनाओ कि 15 फ्लोर टिक जाए। समझ में आ गया? तो जो भी हमारा सो कॉल्ड फाउंडेशन होगा, अगर 15 फ्लोर ऊपर जाना है तो कम से कम 6 फ्लोर नीचे जाओ, 30 फ्लोर ऊपर जाना है तो कम से कम 10 फ्लोर नीचे जाओ। तो एक पहले कानून बनाया ब्रिटिशर्स ने, कहां पे? ब्रिटेन में। क्या नाम रखा उस कानून का? इस कानून के तहत हम भारत को आजाद करेंगे। फिर इंडियंस उस कानून के तहत बनाएंगे अपनी फाउंडेशंस, और उन फाउंडेशंस पे अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। आर पीपल एबल? क्या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हुआ? क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तो उसी दिन इनऑपरेटिव हो गया जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो एक मिस्त्री है, उसने एक प्लैंक लगाया डंडे में, और उसके ऊपर खड़े होकर दीवार को प्लास्टर कर रहा है। समझ में गया? तो जो प्लैंक है ना, दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। दैट इज व्हाट? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। फिर उसके ऊपर दीवार पे उसने प्लास्टर कर दिया, दैट दीवार एंड प्लास्टर इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके ऊपर आप पेंटिंग टांग लीजिए, दैट इज अ लॉ बेसिकली। तो अगर वो प्लैंक ही ना होता जिसके ऊपर मिस्त्री खड़ा हुआ है, क्या दीवार कभी भी बन पाती? ईट से ईट जुड़ पाती? नहीं जुड़ पाती। लॉजिक समझ में आ गया? तो पहले आपको विचार करना पड़ेगा कौन सा मोबाइल फोन आप खरीदेंगे। दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। फिर जब आपने मोबाइल खरीदा, उसके अंदर ईमेल रजिस्टर किया, बैंक डिटेल रजिस्टर किए, सिम कार्ड लगाया, अब उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई। तो मोबाइल फोन हैविंग ऑल योर डिटेल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसको खरीदने से पहले आपके दिमाग में एक थॉट आया ना कि मेरे को क्या खरीदना है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पहले बना, जिसके तहत ब्रिटिशर्स को लतियाया गया, लात मार के बाहर किया गया, और इंडियंस को लाया गया। फिर इंडियंस ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। लॉजिक समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग लॉज नहीं बने। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में बस इतना लिखा गया, कैसे ब्रिटिशर्स एग्जिट लेंगे और इंडियंस को एंट्री देंगे, और इंडियंस कल को क्या क्या कर सकते हैं। उसमें एक बात थी कि पहले तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो नदी के इस पार पे हम खड़े हुए हैं, इस पार पे आप खड़े हुए हैं, और बीच में सो कॉल्ड ये नदी है। इज दैट क्लियर? और यहां पे आपके घर में पार्टी चल रही है, आपने हमको इनवाइट किया है, तो जब हम आपके घर आएंगे तभी तो डांस कर पाएंगे, आपसे मिल पाएंगे, खाना पीना खा पाएंगे। बट उसके लिए हमको आपके घर पहुंचना पड़ेगा। तो आपके घर हम कैसे पहुंचेंगे? हमारे लिए आपने एक बोट अरेंज कर दी, तो हम इस बोट में बैठेंगे और नदी पार करके आपके घर चले आएंगे। सो दिस बोट इज एक्चुअली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। लॉजिक समझ में आया कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आया? लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर आपको बोला जाए कौन बनेगा करोड़पति में, इन चीजों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमारे देश के कानून आ गए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो इंडिया और ब्रिटेन को, एंट्री एग्जिट को जो कनेक्ट किया, दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे ब्रिटिशर्स गए तेल लेने, हम आ गए, फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। समझ में आ गया? तो ये वो पंडित जी हैं, ये वो पूजा पाठ का समारोह है, ये वो मंत्रोच्चारण है जिससे आपके गृह प्रवेश में आपको घर के अंदर एंट्री दी गई। फिर आप अपने घर में चीजों को सजा सकते हैं, और फिर अगली बार पार्टी कर सकते हैं। और गृह प्रवेश भी एक पार्टी है। तो गृह प्रवेश क्या है? जो गलत नक्षत्र थे वो पूजा पाठ से आउट हो गए, जो बैड एनर्जी नेगेटिव एनर्जी थी, जो सही एनर्जी थी वो
आ गई। लॉजिक समझ में आया? घर में लड़की ब्याह के आती है, उसके हिसाब से नियम कायदे कानून भी बनाए जाते हैं। तो जिस दिन एक लड़के की एक लड़की से शादी हो गई, ये आज के तारीख में बोलना बहुत जरूरी है, ओके, तो उनकी लाइफ में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। फिर उन्होंने अपनी लाइफ के नियम कायदे कानून, अपने सोशल बिलोंगिंग्स बनाए कि भाई मेरा क्या काम है और तुम्हारा क्या काम है। इज दैट क्लियर? तो जो पंडित जी के समय से देखा दिखाई कार्यक्रम सब चल रहा था, मम्मी कह रही ये फोटो लो वो फोटो लो, दैट इज व्हाट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। बहू जब आ गई घर में ब्याह के, तो क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो अगर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ना होता तो कभी इंडिया इंडिपेंडेंट ही ना होता। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए भी कानून बना। क्यों बना? नहीं तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन क्या बोलते, तुम आजाद हो, और 15 साल बाद फिर कोई चला कौन आजादी दिया, कौन आजादी दिया? लिखा हुआ है क्या तुम्हारे पास? नहीं लिखा, बोल के गए थे वो। लिखा हुआ है कि नहीं है? बोल के गए थे। लिखा हुआ है कि नहीं है? अरे बोल के गए थे, हम कह रहे हैं ना, कोई एविडेंस है? नहीं है। तुम सब गुलाम हो, तुम सब ब्रिटिशर्स ही हो। तो ये बोलते हो बड़ा गर्व होता है, 1947 के पहले हम लोग ब्रिटिशर्स थे। अरे और क्या सच्चाई है भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही तो रुतबा था कि नहीं था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही तो रुतबा था भाई। तो वी ऑल वर हुम, वी ऑल वर ब्रिटिशर्स। जैसे हमको बोला जाता है इलाहाबाद में रह रहे तो आ गए यूपी वाले, आ गए पंजाब वाले। तो 1947 के पहले क्या था? वी ऑल वर ब्रिटिशर। तमीज से बोलो, हम ब्रिटिशर्स थे, अब हम इंडियन हो गए। लॉजिक अंडरस्टूड ऑन दिस और नॉट? अभी भी नहीं समझे? समझ गए ना सब लोग? चलिए, तो वही बात हो गई। आपके पापा ने किसी को 10,000 उधार दिया था, कैश। पापा सो कॉल्ड बहुत दयालु टाइप के हैं। पापा की उम्र हो गई 142 साल, आपकी उम्र हो गई 98 साल, आपके ग्रैंड चाइल्ड 22 साल के हैं, और वो जिसको उधार दिया था उससे उधार वापस मांगने गए। कह रहे हमारे दादाजी के दादाजी ने उधार दिया था। कौन सा उधार दिया था? लिखित में है तुम्हारे पास कुछ? नहीं, लिखित में तो नहीं है, कोई उधार नहीं दिया था। बट अगर आपके पापा ने बैंक से पैसा ट्रांसफर किया होता तो रिकॉर्ड होता। तो अगर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बच्चों नहीं बनता ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन की बोली हुई बातें 10 साल बाद लोग बोलते कि किसी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो मेरी शादी हुई 2006 में हुई थी शायद, और मैंने मैरिज का रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं कराया। कल को कोई लड़की आ जाए फर्जी फोटो के साथ, दुल्हन की फोटो मेरे साथ चिपका के, आजकल फोटो एडिटिंग होती है, और कह दे इन्होंने तो हमारे साथ शादी की है, मेरी बीवी बरस जाएगी मेरे ऊपर, तुम तो बताए थे शादी नहीं हुई तुम्हारी। इसलिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है कि आपको कोई ब्लेम ना कर पाए। तो इसीलिए कहते हैं जागो ग्राहक जागो, जब कहीं से सामान खरीदो किसी को पैसा दो तो बिल ले लो। नहीं तो कल को अगर सामान खराब हो गया, आप कहेंगे मेरी वारंटी, तुमने सामान ही नहीं खरीदा, बिल है तुम्हारे पास। तो बस वही चीज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है। अगर ये ना होता तो शायद ब्रिटिशर बोलते कौन आजाद किया तुमको है बताओ? माउंट बैटन है, हम नहीं जानते किसी माउंट बैटन को, कोई था ही नहीं वो। इसीलिए कागज पत्री का होना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई आपका वो सनशाइन क्या है, मैं बोलता हूँ कुंभ राशि है। भाई कौन बताया? मेरे पापा बताए थे। पापा बुला के लाओ। अब पापा तो बहुत दूर जा चुके हैं, उनको कहां से बुला के लाए? समझ में आ गया? हाँ, तुम पापा के पास जा सकते हो, कैसे? नस काट लो, चले जाओ पापा के पास। तो भाई पंडित जी कुंडली बनाते हैं भाई, उसमें कुंडली में लिखा है। और ज्ञान दो इसके बारे में। सो 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रॉयल एसेंट मिला। रॉयल एसेंट क्या होता है? सर रॉयल एनफील्ड इन्होंने खरीदी, डुम डुम 2 बार घुमाए। डोंट बी चाइल्डिश। जैसे हमारे यहाँ कानून बनता है तो प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं तो कानून बन जाता है। वहां पे क्वीन एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स 4-5 साइन करते थे तो वो कानून बनता था। तो जो आज का प्रेसिडेंशियल असेंट होता है वो उस समय का रॉयल असेंट था। तो 18 जुलाई 1947 को ये कानून बन गया। समझ में आ गया? और क्या इसमें लिखा था भाई? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि 15 अगस्त को हम 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्रिएट करेंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, डोमिनियंस, वी विल डोमिनेट ओवर यू, वी विल डोमिनेट। आजाद नहीं कर रहे हैं, यू आर एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन। क्रेडिट कार्ड पापा ने दिया है, बट इतने चतुर हैं, अपने मोबाइल से उसको लॉक किए हुए हैं। जब फोन करोगे पापा 15,000 स्वाइप करना है, तो पापा 15,000 की लिमिट सेट करेंगे उसके ऊपर, तब तो वो स्वाइप होगा, वरना ठेंगा स्वाइप होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो आपको आजादी दी गई है, बट बेड़ियां आपके पैर में बंधी हैं, 4 मीटर बस घूम सकते हो। ओके, वुड बी नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कर सकता है अपना और अडॉप्ट कर सकता है अपना कानून।
तो ये कानून परमिशन देता है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, फिर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देंगे कि हम कानून बनाएंगे। तो आपने एक जमीन देखी, जमीन खरीदी, उसकी रजिस्ट्री कराई, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलेगा आपके पास राइट है जमीन पे कंस्ट्रक्शन करवाने का। फिर जाइए प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास और उनसे मैप पास करवाइए। तो जमीन पे कंस्ट्रक्शन करवाने का राइट दे दिया, बट कैसा कंस्ट्रक्शन होगा ये कोई और बताएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इट हैड ऑल अथॉरिटी। अब देखिए बच्चों ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। इस कानून के तहत अब इनको अथॉरिटी दी गई है कि आप उस कानून को अवॉइड कर सकते हैं, उस कानून को रिजेक्ट कर सकते हैं जो हमने बनाया था। तो देखो अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र 26 साल है, पापा को पता है, माने वालों को हो रही पापा की बात, अच्छा ठीक है तुम्हें ठीक लग रहा है तो कर लो, हम इजाजत देते हैं इस बात की। नहीं समझे? पापा को तो मानोगे तो हो नहीं, अपना ही ईगो सेटिस्फाई कर लो। तो मेरी दादी जी ने अपने घर की सारी बहुओं को बोला, 4-5 बहुएं थी, भाई मैं इजाजत देती हूं जिस बहू को जो व्रत रखना है रखो, जो व्रत नहीं रखना है मत रखो। एक बहू कहती है मैं करवा चौथ रखूंगी, महालक्ष्मी का नहीं रखूंगी व्रत। दूसरी कह रही है मैं महालक्ष्मी रखूंगी, गणेश चौथ नहीं रखूंगी। अब दादी माँ कह नहीं सबको सब रखना है, और बहुएं बात माने, दादी बेइज्जती हो जाएगी ना। तो दादी बोली मैं ही थोड़ा कूल डाउन कर जाती हूँ, भैया जिसको जो व्रत रखना है मैंने छूट दे दी है। इज दैट क्लियर? टीचर को पता है बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, अब अगर 2 घंटा आप जड़ दोगे और कहीं पुल से कूद गया तो टीचर के ऊपर लगेगा प्रोवोक किया गया आपने मरने को। टीचर कहेगा आज आखिरी बार छोड़ रहा हूं, पेरेंट्स से कंप्लेन कर दूंगा, कल है सैटरडे, परसों है संडे, मंडे कॉपी ले आना। मंडे टीचर खुद एब्सेंट हो गया, टीचर को पहले से पता था मैं एब्सेंट हो जाऊंगा, कहां है तुम्हारी कॉपी? सर वो कल लाए थे आप आए नहीं। अच्छा ठीक है नहीं तो इस बार पीटीएम, बेटा पढ़ लो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बच्चे को पता है मैं तो हूं ढपोड़ संग गवार, ये टीचर पता नहीं मेरे अंदर क्या अच्छाई लग रही है। तो टीचर आपको सॉफ्टली मोटिवेट कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया हम एक कानून बनाते हैं जिसके तहत हम आपको राइट देते हैं कि आप हमारे कानून को अवॉइड कर सकते हो और अपने देश में नया कानून बना सकते हो। इंडियंस क्या कह रहे हैं, बड़ा हम तुम्हारी मानने ही वाले थे। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? हाँ बोलिए बोलिए। वो लोग पहले मानते हैं, बट हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि भाई 15 अगस्त की डेट मानी जाएगी। ये इंडिया है ना, पाकिस्तान में अगर पढ़ोगे वहां बोलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन बोल के गया 14 तारीख, तो हमारे यहाँ भी तो 14 तारीख रात में ही 12 बजे डिक्लेयर किया गया था ना। तो वो लोग 14 मानते हैं, 15 मानते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे हिंदू कैलेंडर के तहत जब सूर्योदय होता है तो नया दिन माना जाता है, बट ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे के बाद। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट को पैदा हुआ और वो सो कॉल्ड सवेरे के या 12:06 का टाइम था, 12 बज के, तो मेरी स्कूल में डेट ऑफ बर्थ तो अगले दिन की लिखाई जाएगी ना। बट अगर स्कूल कहता नहीं हम हिंदी कैलेंडर मानेंगे तो वो उसी दिन की लिखाई जाएगी, क्योंकि सूर्योदय तो 4:30 बजे हुआ था उस दिन। तो मेरे पापा का जो बर्थडे होता है वो 5 अगस्त को होता है। तो मैंने बोला 5 अगस्त डेट है आपकी, कह रहे हैं हाँ दादी कहती थी तुम जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुए थे। उस जमाने में जब वो पैदा हुए रहे होंगे तो हिंदी तिथि के हिसाब से उस दिन जन्माष्टमी थी। तो दादी हमेशा पापा का बर्थडे जन्माष्टमी वाले दिन मनाती थी, बट हम लोग 5 अगस्त को मनाते थे। दैट कैलेंडर डिफरेंस। ओके, समझ में आ गई भाई ये बात? व्हाट वाज द वर्किंग टाइमलाइन, क्या थी? चेयरमैनशिप किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। ये इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का टाइमलाइन था बच्चों। डिस्कशंस हुए किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ज्योग्राफिकल कंपल्जन क्या माना जाएगा, आज का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था वो उस समय वैसा नहीं था, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को क्या रिकग्निशन देना है, सारा आपका जो क्या कहते हैं वो रिजर्वेशन सिस्टम था वो सब इसके अंदर था। एनीबडी इन इंडिया इज फ्री टू प्रैक्टिस एनी टाइप ऑफ रिलीजन, कोई रेस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर नहीं होगा। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट कहने का मतलब अगर ब्रिटिश रूल के टाइम पे कोई ऐसे कानून थे जो हमको फेवरेबल लग रहे थे, हम उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। सो इन्होंने पूरा प्रपोजल बनाया और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट कौन थे उस जमाने के भाई, सॉरी इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गया? 26 नवंबर 1949 को। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है सर ये आजादी के बाद? भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो आजादी के बाद बनेगा, पहले थोड़ा बन जाएगा। खोपड़े में बात गई, आप जब पैदा हुए तभी आपका नाम डिसाइड हुआ ना? नहीं सर, ADI डिसाइड था।
पापा बोले लड़का होगा तो आदित्य रख देंगे, लड़की होगी तो अदिति रख देंगे। तो आदि डिसाइडेड था, आदि मानव। ओके। 26 नवंबर 1949 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया। 11 बैठकें हुई, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और 2 कॉपीज इसकी बनाई गई, हिंदी में भारत का संविधान, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपको लग रहा होगा सर हम केबीसी में 5 करोड़ का सवाल जीत जाएंगे सर अगर कायदे से पढ़ लिए। आई एम नॉट जोकिंग, हिस्ट्री में भी इतना आपने नहीं पढ़ा होगा ठीक से। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब थे जिन्होंने कैलीग्राफिक राइटिंग में उसको लिखा, और पेज बाय पेज उसको निहारा किसने? बी आर सिन्हा साहब ने और नंदू भाई ने अपने, नंदलाल बोस। खोपड़े में बात गई, देवर द आर्टिस्ट बेसिकली। खोपड़े में बात गई। आपको लग रहा होगा सर किताब आपको लिखनी चाहिए थी, तो इंटरेस्ट आता। अभी मैं इनकी फोटो भी ढूंढ के एड ऑन करूंगा इसके ऊपर। तो 26 नवंबर 1949 ने हमको इस ऑर्डर ऑफ तो कर लिया, बट बोला गया कि भाई अभी कुछ चीजें इसमें बाकी हैं, और कॉपीज वगैरह छप के अलग अलग स्टेट्स को पकड़ानी थी कि भाई तुम्हारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, तुम कैसे अपने ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को सो कॉल्ड रखोगे। तो 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आधा इंडिपेंडेंस इस दिन मिला था, आधा बाद में मिला था, तो ऐसा कुछ नहीं है। द डे आर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स चिल्ड्रन। बट ज्यादातर चीजें सो कॉल्ड 1950 के बाद चिल्ड्रन 1952 में आई, और वो हर साल बेसिकली अपडेट कुछ ना कुछ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, ये सारे आर्टिकल्स एक साथ 26 जनवरी 1950 को आए चिल्ड्रन। तो यू कैन से 26 नवंबर 1949 को आपका जन्म हुआ, और आप क्यूबिकल के अंदर थे क्योंकि आपके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो पूरी पैदावार आपकी कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। समझ गए पूरी कहानी? चलिए इसके आगे की कहानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।